बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। शहर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और पी कार्स बहुत ट्रैफिक होती है। अभी क्योंकि ऑफिस आने वाला एक्सपीरियंस होता है हमेशा से थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि वही स्कूल्स का टाइम होता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अच्छा जी, जल्दबाजी ना करें, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। अगर आप सही सलामत तंदुरुस्ती के साथ और अपनी ज़िंदगी को बचा के कहीं पहुंचना चाहते हैं अपनी मंजिल पर, ये सभी के लिए मैसेज है। और अच्छे तरीके से ड्राइव करें। जो दूसरे ड्राइवर हजरात हैं रोड पर, उनका ख़ास ख्याल रखें। स्कूल्स को छुट्टियां होने वाली हैं, बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां जो हैं 20 तारीख से बाकायदा होने जा रही हैं और 10 जनवरी तक की छुट्टियां रहेंगी। हम छुट्टियों का इंतज़ार करते थे, 25 दिसंबर की छुट्टी का इंतज़ार करें कब आएगी, लेकिन बच्चों की तो मौजें लगी हैं। सो सर्दियों की छुट्टियां हैं जी, अच्छे से इंजॉय कीजिए, पढ़ें भी और इसके साथ साथ बाहर भी जाएं घूमने फिरने, सर्दी से भी महफूज रहें। सब बच्चों के लिए ये जो है एक सजेशन है। बाकी आजकल बच्चे जो हैं वो बस अपना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं। जो इर्द गिर्द जो हालात नज़र आ रहे हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो अभी टीम में शामिल हैं। ऑफ कैमरा बच्चों की छुट्टियों की डिस्कशन हो रही थी। इमरान यूनुस और दुर्र नायाब, अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई, क्या चाहते हैं? अपनी छुट्टियां एंजॉय कर लिए, बच्चों को छुट्टियां ना हो। देखिए, ऑफ कैमरा मैं और आप जो है वो यही बात कर रहे थे कि जब हम बच्चे थे तब हम कहते थे कि हमें तो बुखार भी नहीं चढ़ता था कि चले बुखार चढ़े और स्कूल से छुट्टी जो है वो हो जाए, बारिश बरस जाए। लेकिन अब तो बुखार में अब तो सूरत हाल वो ये है कि यहाँ पर हल्की सी सर्दी पड़ती है, छुट्टियाँ जो है वो तालीमी इदारे बंद कर दिए जाते हैं, सिक्योरिटी खदशात होते हैं तो तालीमी इदारे जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, स्मोक की सूरत हाल होती है तो तालीमी इदारे जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना वो अब चलती रहेंगी क्योंकि हमें जो है मुस्तकबिल करीब में ये चीज़ें नज़र नहीं आती कि ये बेहतर होंगी। देखिए, सिक्योरिटी का मसला तो एक अलग मसला है, स्मोक जैसी सूरत हाल है, स्पेशली स्मोक की सूरत हाल के बारे में हम बात करें ना तो ये हमें मुस्तकबिल करीब में बेहतर होती नज़र नहीं आ रही। ठीक है, गवर्नमेंट भी यही कहती है कि भाई आप अपने इंतजाम जो है वो खुद करें। ठीक है, बच्चों को मास्क जो है वो पहनाकर स्कूल भेजें, अपने इंतजाम आप खुद कर लें। तो ये सूरत हाल। अगर सर्दियों की छुट्टियों के हवाले से बात करें तो हमेशा से सर्दियों की छुट्टियां जो हैं वो आपको पता है कि 21 या 22 दिसंबर से शुरू होती थी और 30 तक जो है या 31 तक वो चलती थी। इस बार ये छुट्टियां जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दी गई हैं और मेरे ख्याल के मुताबिक सूरत हाल जो है ना वो कुछ इस किस्म की मुझे नज़र आ रही है कि शायद सिक्योरिटी जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि इस बार तालीमी इदारे जो हैं उनको एक्सटेंड कर दिया जाए। आप देखें ना कि जब ये APS का डे जो मनाया जा रहा था शोहदा के साथ इज़हार यकजहती के लिए, तब भी तालीमी इदारे जो है वो बंद कर दिए गए, स्कूल कॉलेजेस जो हैं बंद कर दिए गए, जो आला तालीमी इदारे हैं जामियात जो हैं वो खुली रहीं। लेकिन अब आप ये देखें ना कि स्कूलों को भी 20 दिसंबर से बंद करने का डिसीजन लिया गया और 10 जनवरी तक आसपास छुट्टियां हो जाती होती हैं। दुर्र नायाब, अच्छा जी, बिल्कुल इमरान की बात ठीक है, कुछ एक्सटेंडेड छुट्टियां नज़र आ रही हैं। ऐसा पहले नहीं होता था मामूल के मुताबिक 7 डेज 8 डेज। मैं तो जब स्कूल में था तो 7-8 डेज से बहुत मुश्किल को आगे बात जाती है। अपने बचपन को याद करें। अब आपको पता क्यों फील होता है? अब आपको छुट्टियां होती नहीं है? नहीं, अब बात ये भी नहीं है। वैसे सिटी 42 भी शादी की छुट्टी सिर्फ 12 दिन की देता है। असल में ऐसी बात भी नहीं है, वो भी हो गई। हाँ, लेकिन अब वो भी नहीं मिल सकती। अब बच्चों का अननेसेसरी जो है वो एक नुकसान तालीमी अपनी जगह हो रहा है, फिर वालिदैन का ज़हनी और जिस्मानी तौर पर जो नुकसान हो रहा है वो अपनी जगह हो रहा है। तो चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है जब ड्रेन आउट हो जाता है ना बंदा तो फिर चीज़ें आगे चल नहीं पाती। तो बच्चों की तो एक एनर्जी लाइफ है इस टाइम, तो उनको तो जितना ज़्यादा आप खपाएं अच्छी बात है। वो एक ड्रामा लगता था ना जिसपे ज़कूटा जिन कहता था मुझे काम बताओ मैं किसको मैं क्या करूँ। तो बच्चों को ये हालत है उन्हें काम बताओ वो कुछ करें नहीं, तो वो तो फिर आपको पता है दमा चौकड़ी में चाहते हैं। तो हुकूमत ही की जो मुझे नज़र आ रहा है ज़्यादातर तो एक शदीद सर्दी की जो लहर आने वाली है उसको मद्देनजर रखा है और 5 डिग्री तक भी सेंटीग्रेड गिर सकता है, इससे भी ज़्यादा गिर सकता है। हो सकता है किसी वक्त रात के किसी लम्हे 1 को भी टच कर जाए। तो ये बहुत शदीद सर्दी की लहर है, धुंध होगी, आगे रास्ते बंद होंगे, नजर आना बिल्कुल अभी आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा। आप दफ्तर कैसे आएंगे? ठीक है, हम रात को शाम को दफ्तर से घर कैसे जाएंगे? तो मुश्किल हो जाता है। तो उन चीज़ों को भी मद्देनजर रखा गया है और अच्छी बात है कि हैफ हैजर्ड में आप चीज़ों को फैसला जो करें तो बेहतर आप प्री डिसाइडेड फैसला कर लें, किसको क्या करना है, किससे क्या करना है। एक तंगी ज़रूर है जो इमरान ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहा था ऑफ कैमरा कि फीसिस जो सर पे आ जाती हैं
No वो doubt. बच्चों पे बड़ी वो वालिदैन पे भारी होती हैं कि बिल्कुल बच्चे सही कह रहे 20-20 दिन स्कूल नहीं जाते और लेकिन फीसें जो है फीस पूरे आपने पूरे देनी। महीनों की आपने देनी होती क्योंकि अभी अभी सिचुएशन का कोई पता नहीं है, 10 तक स्कूल बंद किए गए हैं। आगे अगर धुंध बहुत ज्यादा होती है तो हम देखते मजीद हैं ये extend हो जाएगी। ये हो जाता है कि छुट्टियां एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन आपने फीस पूरी जमा करानी, ये जुल्म है जी। अच्छा जी, आज की खबर हमारे पास है। सबसे पहली कल थी जी बिजली की कीमत में इजाफा, आज गैस की कीमत में इजाफा। पता नहीं हमने इन चीज़ों से बाहर कब निकलना है, बट मैं ये कहूँगी क्योंकि मैं इस टाइम शदीद मुतासिर हूँ गैस ना आने से, कीमत में इजाफा कर लें, आपकी बड़ी मेहरबानी। गैस जो है वो 24 घंटे फराम कर दें, शदीद मुश्किल है। आपको गर्म पानी नहाने के लिए अवेलेबल नहीं है, खाना पकाने के लिए, रोटी जो वो बनानी हो गैस नहीं आ रही होती, इतनी हल्की गैस पे रोटी बनती नहीं है। चाय पीनी हो तो फिर जो है वो आपको गैस पता चलता नहीं आ रही, कोई मेहमान आ जाए आप किचन में जाएं आप कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब इंतहा की लाचारी है, उसके बावजूद गैस की कीमतों में इजाफा दुरे नायाब। अच्छा देखिए, कोई अच्छी खबर हमारी जो एमिनिटीज़ हैं, यूटिलिटीज़ हैं, उसके हवाले से बहुत अरसे से नहीं आ रही और कोई अच्छी बात, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज़रूरी ताकतों के ना दुनिया दबाव में तरक्की कर जा रही रहे हैं है, और ये भी किसी दबाव के असर में जो इजाफा हुआ है ना, इजाफा किया गया है। और हम एक तरफ कह रहे हैं जी कि हम IMF जैसे बहुत सारी चीज़ों से निकल रहे हैं और ये आखिरी साल आखिरी मुआहदा होगा, इसके बाद नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ उनकी शराइत जो है वो अवाम पे इम्पोज भी कर रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। और ये जमा तफरीक जो हेर फेर है ना, ये इसी तरह है कि मेरी कमीज़ की 2 जेबें साइड पे हैं, एक जेब ऊपर है, मैंने यहाँ से पैसे निकाले यहाँ से डाल लिए, यहाँ से निकाले इसमें डाल लिए। अब वो एक जगह से थोड़ा सा रिलीफ देते हैं, अगली जगह पर भारी आप पे जुर्माना या आप पे इजाफा इम्पोज कर देते हैं। फिर वहाँ से बंदा निकलता है तो किसी और जगह पे आपको FBR और टैक्स के सूरत में देना पड़ जाता है, वहाँ से निकलते हैं बिजली से सुई गैस। अब हमारी ज़िंदगी जो है ना इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द है। कमाई बहुत पीछे रह गई है, जो आप कमाते हैं वो ख़त्म हो गया, उससे कई गुना 100 गुना 200 गुना 300 गुना आपके इजाफे हो चुके हैं अखराजात में, हर चीज़ पे। और इस वक्त मेरा तो ख्याल है कि जो मेगा सिटीज़ हैं, लाहौर है, इस्लामाबाद, कराची, इनके रहने वाले तो 100% डेफिसिट में जा रहे हैं। छोटे शहरों में फिर थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते हैं, आपस में मेल जोल कर लेते हैं, इतने फासले नहीं है, इतने अखराजात नहीं होते, देसी सादा लोग होते हैं, लकड़ियाँ भी जला के पानी गर्म करके रोटी पका लेते हैं, बेचारे कर लेते हैं ज़िंदगी में। लेकिन हम लोग जिस तरह बहुत ईज़ में चले गए ना, हम लोगों से भी गुजारे होते नहीं हैं। हमारे यहाँ लाहौर में मुझे बताएं कौन लकड़ी जला कर जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम अब इन चीज़ों के बगैर रह नहीं सकते। बिजली पे जाते हैं तो आप तब मरते हैं, गैस आपकी आती नहीं है, आप करेंगे तो क्या करेंगे, आप एक्सेस यूज़ ऑफ जो आपकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आपको करने पड़ते हैं। गैस का मैं देख रहा था 25.78% इजाफा जो है, ये बहुत बड़ा इजाफा है। आप 1%, 2%, 3%, 4%, 10% तक समझ आता था, आपने सीधे 25% से ज़्यादा इजाफा कर दिया है और ये इतना भारी इजाफा है कि अभी आपको एहसास होगा। खबर थोड़ी सी रिलेट करनी पड़ी है, हमारे लिए ये खबरें होती हैं। और कल हमने अरकान असम्बली की तनख्वाहें जो डिस्कस की, वो 1 लाख से सीधी 8 लाख 10 लाख तक पहुंची हुई हैं। उनको आप क्यों उधर मुकाबला ये करती हैं? मतलब हम हमारे लिए ये खबरें रह गई हम तो नवाब के बच्चे हैं सारे, हम तो जद्दी पुश्ती जो है ना वो जागीरदार है, संभाले नहीं जा रहे। वो बेचारे ज़कात के मुस्तहिक शरीफ लोग हैं, शुरफा हैं, गुरबा हैं, उनके लिए तो मेरा ख्याल है हमें भी अपने टैक्स में से कुछ दे देना। और अच्छी बात जो ये है वो यहाँ पे जरूरी बताने वाली कि इन लोगों के इलाकों में गैस जाती भी नहीं है। जहाँ जहाँ ये है, ये इतने बासर हैं, इन्होंने ये कह के कि जी यहाँ के हमारे इलाके में फलां इलाके में गैस बंद भी नहीं होनी चाहिए। इनको जिंदगी की तमाम सहूलतें मौजूद, जिंदगी की तमाम सहूलतें, वो सहूलतें भी इन लोगों को मुयस्सर हैं जो इनको नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस गरीब कौम और आवाम के पैसों से अस्पतालों में दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं, चाहिए। इनको वाफर मिलती हैं, इनको इनके रिश्तेदार भी वो दवाइयाँ एंजॉय कर रहे हैं। एयर टिकट्स, उसके अलावा कौन कौन सी सफरी सहूलियात, TADA, किसी आपको मैं खबर शायद इमरान की नज़र से गुजरी हो या जुनेद के रिलेटेड हो, आपको पता है अब कॉलेजेस के अंदर या स्कूल्स के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे टीचरों को डिस्करेज किया जा रहा है कि वो कहीं भी मीटिंग्स लेने ना जाएं ताकि उनकी TADA ना बने। उनको ऑनलाइन जूम पे कहा जा रहा है कि आप मीटिंग लेके बस ना निपटा के फ़र्क करते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने एक टीचर से पूछा तो वो कहते हैं कि सर सिर्फ ये इसलिए किया जा रहा है कि जो असातिज़ा या टीचर्स या जो हाई प्रोफेसर्स दूसरे शहरों में जाके मुख्तलिफ सेमिनार चीज़ें कंडक्ट करते थे, उनको TADA मिलता था। वो कहते हैं इनका TADA भी काटो, जिसने करना ना वो जूम पे बैठ के बेड़ा गर्क करे और वहाँ जाके जो जाए ना। अच्छा, इतने माइन्यूट किस्म कितना TADA बन जाता था, 1000 रुपए, 1500, 200 रुपए, 2000 रुपए। इनके भी जरा बता दें। अच्छा, और इनके आप TADA देख लें, मैंने एक दिन कैलकुलेशन की थी, पुरानी बात है, कि एक अरकान असम्बली पे कितना खर्चा आता है और एक दिन का असम्बली का खर्च कितना आता है, और आपको
बहुत गैर मुनासिब बात है, लेकिन मुझे करनी पड़ेगी कि जब भी कोई अरकान असम्बली करते हैं तो एक जुगतों के अलावा ना उनकी बातें ठहरती नहीं है। सही कह रहे हैं। हमारे एक वजीर साहिबा है, उनकी तो वो आपको ऐसे फैसलाबादी जुगते मारेंगी कि जैसे अवाम जो है ना वो एक थिएटर है और हम जो है ना उस पर वो तमाशबीन बैठे हुए हैं कि हम तमाशा देख रहे हैं। ना किसी को बात करने का पता होता है, ना किसी को एहसास नाम की कोई चीज़ है। मुझे ये बताए कि ये 5-5 लाख रुपए की तनख्वाहें लेना, क्या ये मुस्तहिक है? वैसे हमें आपकी तनख्वाहों से लेना देना कुछ नहीं, आप इससे ज्यादा लें, हमारी जेबें खाली करे हमारे ऊपर ये जो अजाब नाजिल हो रहे हैं इनको भी कम करें। नहीं, आप मुझे बताएं कि जब आप या तो मुस्तहिक हो ना, आपके पास कोई कारोबार ना हो। हर रुकने सूबाई असम्बली अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे कारोबार करते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छे इलाकों में रहते हैं, उनके पास नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं होती, अपनी गाड़ियों की कोई कमी नहीं होती, वसाइल की कमी नहीं होती। और वैसे नारा मारेंगे कि हम डिलीवर करने आ रहे हैं। जी, आप डिलीवर करने नहीं आ रहे, आप डिलीवरी लेने आ रहे हैं आवाम की जेबों से कि हमें ये डिलीवरी दे दें। देखिए जी, वज़ीर आला की तर्जुमान और एडवाइज़र जो हैं वैसे तो हर मामले पर मीडिया पे आके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बयान करती हैं, तो क्या अब उन्हें ये चीज़ नज़र नहीं आ रही? अब आए ना ज़रा मीडिया पर। अब मैं इनकी याद दहानी के लिए इनको याद करवाऊँ, इनके बहुत ही अजीज़ एक साबिक वज़ीर आज़म जो है, जब वो इक़्तिदार में थे तो उन्होंने, मुझे आज भी याद है, उन्होंने अपनी जमात के जितने अरकान असम्बली थे ना, उनको ये ऑर्डर्स किए थे कि एक तो वो सरकारी गाड़ियाँ भी नहीं लेंगे MPMNS को जो मिलती हैं, और उसके साथ वो अपनी तनख्वाहें भी नहीं लेते। और हमने देखा था कि MPs जो अरकान असम्बली है उन्होंने सैलरीज नहीं ली, मुझे अच्छे से याद है। और कुछ MPs जो हैं उन्होंने नागवारी भी की कि यार चलो थोड़ा खर्च खुर्च जो है वो चल जाता था। खैर बहरहाल ये डिसीजन होते हैं जब आपने अवाम के बारे में सोचना होता है। बहरहाल इन पे तो ये नहीं आएंगी, लेकिन चलें अल्लाह ताला इनको हदायत दे। अगर हम बात करें गैस की कीमतों के हवाले से, नर्ख बढ़ने के हवाले से, तो जिस तरह दुर्नियाब ने भी बात की, आपने भी बात की, देखें अच्छी खबर तो हमें मिलती ही नहीं ना। हम तो महीने में, अगर एक महीने में एक खबर हम तक ऐसी पहुंचती है ना इजाफे की, वट एवर वो लेस्को हो, वट एवर वो गैस की हो, यूटिलिटीज़ की हो, शाय खुरोनोश की हो, कुछ भी हो, कीमतें जो है बढ़ती है। हमें इन खबरों की आदत है। बात पता है क्या है, गैस के हवाले से बात करें, हमेशा सर्दी आने से पहले नर्ख जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। और ऐसी चीज़ें पता है कब अच्छी लगती हैं, जिस तरह आपने बात की ना स्टार्ट में कि भाई गैस तो दें, ऐसी चीज़ें तब अच्छी लगती हैं जब आपने अपनी आवाम का मयार ज़िंदगी जो है वो बेहतर किया हो, जब आपने उनके सोर्स ऑफ इनकम जो है वो उनको प्रोवाइड किए हो, ठीक है। आप उनको उनकी मेहनत के एवज इतनी रकम अदा करें या उनका घर जो है इतना बोझ उस पर डालें कि वो बेचारे जो है साथ अपना घर भी चलाएं और बाकी ये चीज़ें भी देखें, फिर ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। जिन ममालिक ने, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, ये कैसे इन्होंने तरक्की की, इन्होंने तरक्की कुछ इस तरह की कि अगर इनकी आवाम जो है, अगर उनके पास रोजी रोटी नहीं होती ना तो वो खुद उनका घर जो है वो चलाते हैं और तब तक उनको सपोर्ट करते हैं जब तक उन्हें अच्छी कोई नौकरी जो है वो नहीं मिलती या वो खुद उनको अच्छी नौकरी जो है प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन हमारा यहाँ पर ये है, माजरत के साथ, कल ही हम बैठे हुए डिस्कस कर रहे थे, हमारे सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब और इनपुट हेड ज़ैनुल आबिदीन साहब, हम डिस्कस कर रहे थे कि अब हमारे जो वो ममालिक, हम साया ममालिक जो हमें दुश्मन समझते थे ना, उन्होंने तो हमें दुश्मन की लिस्ट से निकाल दिया कि भाई ये तो अपना बेड़ा गर्क खुद कर रहे हैं, इनका कुछ बनना नहीं है, इनको तो फारिग करो। ये किस दौर में हम इनको क्यों दुश्मन समझ रहे हैं? ये तो खुद अपनी मौत खुद मर रहे हैं। और क्यों मर रहे हैं? यही वजूहात है। देखें, जब आप अगर आप लोग समझा देंगे कि वो चीजें जो हम कहते हैं, इशारे हमारे ये बताते हैं कि महंगाई कम हो रही है, ये खाक महंगाई कम हो रही है, आपकी गैस की कीमतें बढ़ेंगी, आपकी बिजली की कीमतें बढ़ेंगी। भाई ये देखें ना, ये देखें, ये मुझे ये देखें जो ये शाही सिपरा साहब ने खबर दी है, ये इन्होंने क्या किया, क्या कहा है इन्होंने कहा है कि नेपरा ने, देखें लेस्को भी है, गैपको भी है, फेस्को भी है, हर शहर की अपनी है ना, हर जिले की अपनी है, लेकिन जो नेपरा है उसने तमाम तर पूरे पाकिस्तान का जिम्मेदार, पता है जो गर्दिशी कर्जा है इसका, उसका जिम्मेदार लेस्को को करार दिया है। इट मींस उन्होंने कहा है कि आप बिजली चोरी नहीं रोक सके, इतने ज्यादा डेफिसिट है, इतना ज्यादा नुकसान, अरबों रुपए का खसारा आप लेस्को की वजह से हो रहा है। क्यों? उन्होंने वाजे कहा है कि आप बिजली चोरी नहीं रोक सके। और भाई बिजली चोरी कैसे रोकेंगे जब वो खुद उसमें इन्वॉल्व है? अगर वो इसको रोकेंगे तो फिर ही बिजली जो चीज है ना वो कम होगी। गैस का भी यही सूरत हाल है, उस तरफ लेस्को का भी यही सूरत हाल है। हम लोगों का हर रोज जो है आपको इसी तरह से ये खबरें सुनने को मिल रही हैं, तो फिर हम कहते हैं अच्छा आप परेशान ना हो, अच्छा आप टेंशन ना लें। हर दूसरे घर में हर बंदा जो है इन्हीं मसाइल के गिर्द घूम रहा है और परेशानियों में इजाफा होता चला जा रहा है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं हमारे साथ।
वेलकम बैक। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ रहे हैं जी। अगली खबर ये है, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 1 साल के दौरान अरबों रुपए का खसारा, सर्कुलर डेट में इजाफे का बाइस बना। वजाहती नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर लेस्को को 1 से 20 करोड़ रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। अब करेगा कोई और भुगतेगा कोई। दुरे नाया, मैं यही कह रहा था कि उनकी सेहत पे क्या असर है। ये तो आप जो है ना वो वजारत को कह के माफी भी नहीं, उन्हें कि जी हाँ आप जुर्माना ना करें, हम सह लेंगे, कोई बात नहीं। ये 20 करोड़ भी आपकी मेरी जेब से जाना है और ये इतना भारी गुजरना है ये 100-200 यूनिट्स वाले बेचारे गरीब लोगों पर, और आप हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्हें कि वजारत की मेहरबानी है, ये जो सर्कुलर डेट है ना, ये भी समझे ये भी हमारी वजह से हो गया जी, हमने इसको पी लिया, हमने इसको बर्दाश्त भी कर लिया, आप ये तरद्दुद ना करें। ये इतना मतलब कि बेवकूफ़ी वाला फैसला है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 20 करोड़ रुपए और अरबों रुपए का सर्कुलर डेट, ये मुकाबला क्या है? क्या ये दोनों का कंपैरिजन क्या है? ये तकाबला 1 से 20 करोड़ करें आप, ये मतलब ना कि वाकई 20 करोड़, एक और कहाँ 20, हाँ या 1 करोड़ कर देंगे, खौफनाक, या 20 करोड़ कर देंगे, और उनकी सेहत पे क्या असर है? ये तो उनकी एक दिन की जो है वो इतना तो वो एक दिन में डिफेक्ट मीटर्स की लाइबिलिटी में किसी बड़े सनतकारों के साथ मामला तय करने में उन्होंने वो वैसे पूरे कर लेंगे, उनको कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात है कि इस तरह की सजाओं से अब लेस्को का बिगड़ने वाला भी कुछ नहीं है। यहाँ से कोई अच्छी बात, इनका सारे का सारा ही सिस्टम FIA से नहीं डरा। FIA ने कितने क्रैकडाउन्स किए, कितने एक्सियंस को, कितने SDOs को उठाया, वो अदालतों से अगले दिन जाके जमानतें लेके सीना चौड़ा करके नूरी नट फिल्म की तरह निकले हैं वो, और बाहर उन्होंने वीडियोस बनवाई हैं कि जी हम तो बाहर आ गए, आपने जो करने कर ले, और अपनी सीटों पे भी हैं। हाँ, तो मुझे बताएं कि जब वो अदालतों से नहीं डरे, जब वो जेलों से नहीं डरे, उनके हथकड़ियों से नहीं डरे, FIA से नहीं डरे, अपनी सीटों पे आज भी बैठे हैं, उनकी सेहत पे क्या असर है इस चीज का? और आप उनके ऊपर ये जो खसारा डाल रहे हैं कि जी सर्कुलर डेट का खसारा उनकी वजह से हो गया है, तो उनके फरिश्तों को भी कोई परवाह नहीं है, नहीं फर्क पड़ता। बिल्कुल। अच्छा, अब होगा क्या कि ये जुर्माना आयद करेंगे, सर्कुलर डेट के जुर्माने से वजारत अपना पेट भरेगी, उसके बाद अपने कागज बढ़ने के बाद लेस्को हम पे वो जुर्माना डबल ट्रिपल इजाफा करके 20 करोड़ की बजाय ये 60 करोड़ हमसे निकलेंगे, और इसमें भी दिहाड़ी लगेगी, और हम लोग जो है ना वही बैठे रहेंगे, सर्कुलर डेट कम नहीं होगा। तो आप ये तैयारी कर लें कि अगले दिन किसी ना किसी तरह आप बिलों पर नजर रखें, बस किसी वक्त बिल पे कोई ना कोई इजाफी टैक्स या किसी इजाफी सूरत में जो है ना वो आपको देना पड़ सकता है, हमें भुगतना पड़ सकता है। तो अब लेस्को उस मकाम पे पहुंच चुका है कि जिनको अब इन चीज़ों से कोई फिक्र नहीं है, इन चीज़ों से कोई, उनको ना एक्शन से फिक्र है ना कोई रिएक्शन से फिक्र है। प्राइम मिनिस्टर तक की वार्निंग, सब टेंशन यहाँ पर हमारे लिए रह गई, प्राइम मिनिस्टर तक की वार्निंग जीरो हो गई है। सही कह रहे हैं। और वजारत दाखिला की जाती दिलचस्पी लेने के बावजूद उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। वजीर दाखिला ने डायरेक्ट उन पे लाइबिलिटी फिक्स करके सबूतों के साथ उनसे रिकवरियां की, उनकी सेहत पे कोई यार आप वफाक की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं, शायद मैं गलती खा रहा हूँ कि लेस्को के हवाले से जो हमारी मौजूदा वजीर आला हैं, शायद आपने भी, क्योंकि आप रोज़ खबरें पढ़ती हैं, मुझे बता दें, शायद मैं भूल रहा हूँ कि वजीर आला ने कोई इस हवाले से कोई इजलास किया लेस्को के हवाले से जो लेस्को में हो रहा है? हालांकि इंटरिम गवर्नमेंट में वजीर आला जब मोहसिन साहब थे वो तो इजलास लेते थे, लेस्को को बुलाते थे, पूछते थे, ऑल दो कि ये कंपनीज जो है हुकूमतों के पाबंद नहीं है, इसलिए इस तरफ हाथ ही नहीं डाल, पब्लिक इश्यूज है, ये पब्लिक इश्यूज हैं। वही बात कर रहे हैं ना कि महंगाई हो गई, गैस की कीमतें हो गई, लेस्को की ओवर चार्जिंग हो गई। वजीर आजम साहब इस पर कुछ नहीं कर सके, उनके अहकाम ये ना आप करें, वो बात कर रहे हैं ना कि एक निगरान वजीर आला आया था जिसने नकेल डाली थी, मैं तो ये दुआएं कर रहे थे या अल्लाह ये जल्दी चला जाए वापस। मैं तो कह रहा हूँ कि जब इनके ऑडिट शुरू हुए, इनके रहन सहन, इनकी चीजों के जब मामला खुलने शुरू हुए, तो लेस्को को तो वक्त पड़ गया था। पंजाब हुकूमत ने जब अपना भी डंडा घुमाया उस वक्त, तो लेस्को को पूछा कि अच्छा जनाब, आप रिहायशें भी पंजाब में रखी हुई हैं, आप तमाम सोसाइटियों में मालिक बन के बैठ जाते हैं, आप वसाइल भी ले रहे हैं, आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, और आपने जो प्रोजेक्ट्स वादा किए थे पंजाब हुकूमत के साथ कि लेस्को ये भी कर देगा, वो भी कर देगा। आपको पता है कि लेस्को तो आज तक इतने साल होने के बावजूद ज़ेरे ज़मीन MMRM रोड की बिजली नहीं कर सका। हाँ बिल्कुल ऐसे, जो कि एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट था। इनको को पूछने वाला है कि आपने ये प्रोजेक्ट करना था, ये करना था, ये करना था। 2008-9-10 की बात है ना, ये जब MMRM रोड की रिहेबिलिटेशन हुई थी उस वक्त की बात है कि इन्होंने वहाँ की तमाम अंडरग्राउंड करनी थी, वो उस पोर्शन का हिस्सा थी। आज वो पैसे पड़े जो उस वक्त फंड रखे गए थे, उसकी कॉस्ट अब कहीं से कहीं बकायदा ज़ेरे ज़मीन वो पाइप जो हैं वो भी डाल दिए गए थे। अब इनसे कोई पूछने वाला है कि आपने वो काम तो किया? मुझे ये बता दें, ये खसारे हमेशा ऐसे निकलते रहेंगे और
लेस्को को तो कोई फर्क नहीं पड़ने ये खसारे सारे के सारे हमारे हम पे पड़ेंगे। ठीक है, हमारे हैं ये खसारे, उनके नहीं है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। जल्द और मयारी इंसाफ की फराहमी अदालत आलिया लाहौर की अव्वलीन तरजीह है। वी डेली अप्रिशिएट। वकला हड़ताल कल्चर की हौसला शिकनी और हमारे शाना बशाना काम करे, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ये कहते हैं। अच्छा जी, फैसला ये किया गया है कि शहर की जो सिविल अदालतें हैं इनको यकजा करें, 4 जुडिशल इसके लिए टावर बनाए जाएंगे। इमरान देखिए जी, हाँ बहुत अच्छा डिसीजन है। आप ये देखें कि हमारी यहाँ पर जो सिविल अदालतें हैं, अगर आप उनके बाहर से गुजरे ना, आपको नज़र आएगा सबसे पहले तो आपको ना वहाँ पर पार्किंग के हवाले से बड़े मसाइल जो हैं वो वहाँ से आप शुरू हो जाएं। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, बुकला से पहले आपको कई एजेंट जो है वो आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि आपके केसेस जो हैं वो हम देख देते हैं, फाइल तैयार कर देते हैं, ये कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप अंदर जाते हैं फिर अपनी बारी में आप लग जाते हैं। अदालतों के हवाले से बात करें तो हमारे जो जजेज़ हैं उनकी तादाद काफ़ी कम है और केसेस जो हैं वो लाखों में हैं और केसेस जो हैं वो इसीलिए पेंडिंग जो हैं वो रहते हैं। और जब ये टावर्स बन जाएंगे ऑब्वियसली फिर वहाँ मैकेनिज़्म होगा, फिर प्रॉपर कोई ना कोई चीज़ होगी कि आप आएंगे और ये तमाम मामला जो हैं वो किसी हद तक बेहतर हो जाएंगे। तो इन चीज़ों की अशद ज़रूरत थी, स्पेशली सिविल केसेस के हवाले से बात करें तो हम सुनते रहते हैं, क्योंकि हम फील्ड में होते हैं, हम सुनते रहते हैं कि लोगों के केसेस जो हैं वो कई उन्हें तारीखें जो हैं वही नहीं मिलती। तो जब आप ऑब्वियसली जब टावर्स बनेंगे ऑब्वियसली वहाँ पर सब शुरू हो जाएं, फिर वही स्टार्ट से कि आप पार्किंग के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे, सड़कें आपकी फिर ऑब्वियसली जहाँ पर ये टावर्स बनेंगे वहाँ पर रोड जो हैं फिर कुशादा मिलेंगे आपको, ठीक है, पार्किंग के लिए अलग आपको जगह मिलेंगी। उसके बाद आप एजेंट्स जो हैं जो बाहर खड़े होते हैं, आप शहरियों को लूटते हैं, साइलों को लूटते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। फिर अंदर वकला हैं और बड़ी अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने कल खुद कहा है कि जो वकला जो हैं, ठीक है, हम ये बनाने जा रहे हैं जहाँ पर तमाम सिविल अदालतों को इकट्ठा करेंगे और वहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है वकला से कि आप ये जो हड़तालें हैं अपनी इसको ख़त्म करें। क्यों? क्योंकि जब भी किसी अदालत में हड़ताल होती है तो आप यकीन जाने वहाँ पर सारे केसेस जो हैं फिर वो तो गए, पेंडिंग हो गए। हमारे जजेस साहबान जो है वो पहले ही केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनको वैसे ही टाइम जो है वो नहीं मिलता। वो बेचारे जितना सुन सकते हैं उतना सुनते हैं, लेकिन साइलिन जो है वो बेचारे अभी भी लाइनों में लगे हुए हैं। बिल्कुल, और कुछ हड़तालों की नजर हो जाती है। अच्छा, मैं इस चीज़ के बहुत हक में हूँ। मैं वैसे भी कहता हूँ कि अब लाहौर को वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना चाहिए। हमारे पास अब लाहौर मज़ीद फैलने की गुंजाइश नहीं रह गई, तो हमें वर्टिकल अपने दफातर को, चाहे वो सरकारी दफातर हैं, चाहे अदालतें हैं, चाहे हम भी तो वर्टिकल, हमारा ऑफिस भी वर्टिकल है, 6-7 जो फ्लोर है, तो हमें उस तरफ जाना चाहिए ताकि हम कम जगह घेरें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, स्टाफ को अकोमोडेट कर सकें। तो बहुत अच्छी बात है इस लिहाज से कि एक तो वर्टिकल टावर्स की तरफ जा रहे हैं अदालतों में, और दूसरी बात है कि आपको जो पहले कभी कहीं कैंट कचहरी, कभी मॉडल टाउन कचहरी, कभी आपको सिविल कचहरी लोअर माल कहाँ जाना होता था, अब आपको एक जगह पे जाना है, ठीक है। तमाम सिविल जजेस की जो आपस में एक लॉयजन है वो भी कायम होगा। अगर किसी की अदालत में कोई केस इधर उधर से लेफ्ट राइट हो रहा है तो वो भी एक जगह पे आके यकजा हो जाएगा। फिर इनका एक जुडिशल जो सिस्टम है जिसके अंदर ये भी चाह रहे हैं कि हर चीज़ ऑनलाइन कर दें। आपको पता होगा, आपने केस दायर किया, आपको मैसेज आएगा, आपकी केस अदालत किस में लग रहा है आपको मैसेज आएगा, आपका ऑनलाइन में अदालत के अंदर कितनी तारीखों पे क्या क्या फैसला हुआ वो तमाम पोर्टल पे वाज़िह होगा, जिस तरह हाई कोर्ट लाहौर में हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। आप रुल रहे होते हैं वकीलों के पीछे, एजेंट्स के पीछे लग के अपने एक एक कागज़ निकलवाने के लिए, क्योंकि ये सिविल कोर्ट्स में तो वैसे बेचारे गरीब लोग आते हैं, इतने गरीब लोग होते हैं कि उन बेचारों को पता भी नहीं होता कि हमने आगे क्या करना है। सहूलियात नाम की चीज नहीं है, कोई बैठने की जगह नहीं है, कोई वॉशरूम की सहूलत नहीं, कोई अच्छा, उनको ये भी नहीं पता कि वो बाहर जाते हैं ना तो जो ये स्टाम्प फरोश ये बैठे होते हैं ना, वो उन बेचारों को वकील समझ रहे होते हैं, उनके साथ लग के पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और केस का बेड़ा गर्क करा लेते हैं। तो अब ये चीज़ें अल्लाह के फजल से दुरुस्त होनी चाहिए, करनी भी चाहिए, और इंसाफ जो है ना वो दहलीज तक जाने वाली जो पंजाब हुकूमत ने हमें ख्वाब दिखाया है तो वो दहलीज तक आ जाना चाहिए। बाकी ये अच्छा फैसला किया गया है। अच्छा जी, अगली खबर हमारे पास है जी, LDA शहरियों को खिदमात की फराहमी मजीद आसान बनाने के साथ अपनी स्कीमों में टाइटल ऑनरशिप यकीनी बनाए, चीफ सेक्रेटरी का ये कहना है। चीफ सेक्रेटरी साहब का दौरा है LDA का, डिस्कस कर लेते दुरे ने आप। अच्छा, कल इत्तेफाक से चीफ सेक्रेटरी साहब जो है ना वक्त से पहले LDA पहुंच गए। अच्छा, यानी कि वो 9:45 बजे 9 बजे LDA लगता है, वो 9:45 बजे पहुंच गए। अच्छा, वो विंडो पे गए हैं, बहरहाल विंडो पे इतने ज़्यादा साइलिन तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने बड़ा तरीके से हर चीज़ सिस्टम को देखा, ऑनलाइन सिस्टम को देखा, और ख़ास कर जो मोहसिन साहब के दौर में फिर बार बार वो बात आ जाती है, मैं करना नहीं चाहता हमारे ऑब्वियसली जब आप लेकिन
डिस्कस कर रहे हैं, जो relate करना इंटरवेंशन पड़ता और जो इस्लाहात उनके दौर में लाई गई थी उनको किस तरह इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है, और आगे जाके अब ये DGLD जिस तरह से उसको आगे लेके चल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं इसलिए उनकी तारीफ कर रहा हूँ, उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर नया आने वाला बंदा पीछे वाली चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को कैरी नहीं करेगा ना, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। नहीं होगा, बिल्कुल आप सही जितना कहा। मर्जी पैसा लगा लें, जितना मर्जी उसके अंदर आप फंड्स लगा लें, जितना मर्जी लोगों को इस्लाह दे दें, अगर आने वाली हुकूमत, आने वाले अफसर, आने वाले ब्यूरोक्रेट्स को कैरी नहीं करते ना, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। बहरहाल कल बड़ी तारीफ़ की है चीफ सेक्रेटरी साहब ने कि जी बड़ी अच्छा सिस्टम आपने बेहतर किया है, विंडो पे बहुत अच्छा सिस्टम कर लिया है। मजीद उन्होंने कहा जी कि आप ये चीज़ों में डिजिटाइजेशन रहे। ऐसा तो नहीं कि वो बहुत अर्ली चले गए थे तो चीजें अच्छी नजर आई? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। चीफ सेक्रेटरी साहब जो है वो खुद भी DGLD रहे हैं और वो एक एक चीज़ से वाकिफ है, है अच्छा कंपैरिजन और खुद रहे हैं, और उनको एक एक चीज़ का पता है कि वो कौन से यूनिट में, कौन से सेक्शन में, कौन से डायरेक्टरेट में क्या हो रहा है। और कल उन्होंने मैक्सिमम जो है ना चीज़ें जो उन्होंने टास्क दिए थे, जब उसको इम्प्लीमेंट देखा ना तो उन्होंने तारीफ़ की, जिसमें ख़ास तौर पर आपके साथ होता क्या था। आपने प्रॉपर्टी ली, आपकी फाइल में अचानक आपको पता लगा कि मेरी फाइल गुम हो गई, फिर आपको पता लगा कि मेरी फाइल के अंदर कागज़ गायब हो गए, फिर आपको पता लगा मेरी फाइल में इमरान यूनस का एक एतराज़ आ गया कि जी मैं भी इसका मालिक हूँ। वो कहाँ केस हुआ, किसने एतराज़ दायर किया वहाँ पे। जब ये कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा ना वन क्लिक पे, तो जो शिफ्टिंग, जो जाहिर अख्तर जमान साहब का देखें क्रेडिट है, जो उनका क्रेडिट है बतौर DGLD वो स्टार्ट करा के गए थे कि LD की तमाम फाइलें, तमाम प्रॉपर्टी रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए, उसके अंदर मैनुअल जो है वो अमल दखल खत्म होना चाहिए, कोई किसी के फाइल को अभी तक हुआ नहीं, नक्शों की 80% हो गया, 80% हो गया, 80% हो गया। और उससे ज़्यादा जो 1,60,000 फाइलें हैं तकरीबन LDA की जो प्लॉट्स हैं, एक स्कीम, 2 स्कीम, 3 स्कीम से स्टार्ट किया था, तो उसमें 80-90% हो गया। लेकिन जिस दिन ये हो गया ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि रिश्वत खाने के जो मामलात है ना वो बहुत कम रहेंगे। देखिए प्रॉपर्टी फ्रॉड जो है लाहौर में अभी तक रुक नहीं पाया। आप यकीन जाने, अगर बात करें हम, एक वक्त था हमें अच्छे से याद है, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कि जौहर टाउन के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं ना, जो कि LDA के अंडर जो है वो आता है, तो जौहर टाउन में ही ऐसे मसाइल जो है वो हमें नजर आए हैं कि एक प्लॉट जो है वो पता नहीं किस किस के नाम का है, और शो भी हो रहा है। बात वही हो गई जो दुर्रे नयाब ने की कि अगर एक बंदे का प्लॉट है ना, वो बेचारा, वो तो ठीक है, उसको पता है कि जी ये मेरा प्लॉट है। अब उस प्लॉट पे ऐसे भी केसेस आए हैं कि काबिज कोई और हो गया, फिर वो प्लॉट जो है उसका पता नहीं 2-3 नामों पे, मतलब उसकी फाइल में पता नहीं किसका डॉक्यूमेंट जो है वो लगा हुआ है कि जी ये प्लॉट तो मेरा भी है। तो ऐसे कई केसेस जो है वो हमें अच्छे से याद है कि वो LDA में रजिस्टर हुए हैं, क्योंकि एक वक्त था मैं भी LDA जो है वो करता रहा, तो ये वाकया, ये चीज़ जो है वो अभी तक बेहतर नज़र नहीं आई। इसीलिए मैं दुर्रे नयाब से ये बात कर रहा था कि ये जो डिसीजन था कि जी नक्शों की मंजूरी जो है उसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा, ये बहुत अच्छा डिसीजन था। आपका प्रॉपर्टी स्टेटस जो है वो आपको ऑनलाइन जो है वो नजर आएगा कि अगर आपको ये पता चलेगा कि जी मेरे रिकॉर्ड में रद्दोबदल हुई है, या किसी ने कोई एप्लीकेशन दी है, या कोई एतराज़ लगा है मेरी प्रॉपर्टी, प्लॉट, घर के हवाले से, बिल्डिंग, दुकान के हवाले से, तो मैं उसको जाके दूर कर सकता हूँ। वैसे तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कई ऐसे ओवरसीज हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अभी भी पाकिस्तान में हैं और वो LDA के अंडर आ रही हैं, तो वो बेचारे बाहर बैठ के भी ये चीजें देख सकते हैं। तो ये सहूलत जो है बहुत अच्छी है, इसको जितना जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाए उतना बेहतर होगा। बिल्कुल। अच्छा, बल्कि एक ऐसा वाकया मेरी नॉलेज में आया कुछ दिन पहले, बड़ा आप नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कि एक शख्स जो है वो 96 में डेथ उसकी हो गई और 98 में उसके नाम से ट्रांसफर कर दिया गया। अब वो अल्लाह के फजल से बुजुर्ग जो है वो कब्र से निकल के आके ट्रांसफर करवाने आए हैं। अच्छा, अब उस पर एक इंक्वायरी लगी, उनको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया। तो मतलब मेरा डिस्करेज करने का लोगों को मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे ही होता है कि आपके मरने के बाद भी आप किसी वक्त आलम अरवाज से नीचे आएंगे और आके जो है ना आप ट्रांसफर करवा देंगे प्रॉपर्टी। बताइए LDA तो नेक्स्ट लेवल चला गया। बिल्कुल सही है। चलें जी, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ऑनलाइन सिस्टम पे अगर चले गए हैं, मजीद इस पर अगर काम हो तो चले लोगों के लिए आसानी होगी। ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर हमारे पास है टर्लिंगटन मार्केट से, जहां पर एक्शन लिया गया और 980 किलो बीमार मुर्गियां बरामद की गई हैं। फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से ये क्रैकडाउन किया गया है। इमरान, देखिए जी, बिल्कुल मैं तो कहता हूँ कि ये फूड सेफ्टी टीमों की मेहरबानी है कि उन्होंने वहाँ पर विज़िट जो है वो किया है। और बात इस तरह है कि वो बेचारे कर क्या सकते हैं, वो भारी जुर्माना जो है कितना कर सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इससे ज़्यादा ऊपर जुर्माना जो है वो नहीं कर सकते। देखें, जब आपकी सोसाइटी में बिगाड़ पैदा हो ना, तो फिर आपको थोड़ा सख्त फैसले जो हैं वो लेना पड़ते हैं। जिस तरह आपको पता है कि हमारे यहाँ पर लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो नहीं बनाए,
दुरनियाब जो है इसने ये खबर दी थी कि एक साहब जो है उनकी उम्र 45 के पता नहीं 50 साल थी और वो वहाँ पर लाइसेंस बनाने आया था, तो वो मोटरसाइकिल शुरू से चला रहा था। उसे पूछा भाई तुमने लाइसेंस अभी तक क्यों नहीं बनवाया? कहता जी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मतलब फिर आपने लाइसेंस जो है 60 रुपये का बनता था उसको 1000-2000 पे ले गए। फिर आप हेलमेट की पाबंदी पे आ जाएं, फिर आपने फाइन 2000 किया, 200 से 2000 कर दिया। अब आम आई ना हेलमेट की पाबंदी पर। अब इसी तरह आपको जब ये जुर्माने जो है 50 लाख या 1 करोड़ तक नहीं करेंगे और एफिडेविट नहीं लिखवाएंगे कि दोबारा अगर ऐसा किया तो तुम्हें 1 साल की कैद जो है वो दी जाएगी। और ये चीज़ें किसने कैबिनेट ने करनी होती है? आपकी सरकार ने करनी होती है। वो ये पावर डेलीगेट करेंगे, वो इतने अहम इजलास बुलाए जा रहे हैं, वो पावर डेलीगेट्स करेंगे तो ये होगा ना। अच्छा ये आप ये देखें कि टोलिंटन मार्केट के हवाले से बात करें ना, आपके शहर में जितने ये रेस्टोरेंट्स हैं ना और जितने शादी हॉल्स हैं और जितने ये बर्गर शवारमा होटल्स वगैरह, इनकी ज़्यादातर तादाद जो है मेरे एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 90% ये तमाम कारोबार से मुंसलिक अफराद जो है ना ये अपना गोश्त टोलिंटन मार्केट से लेते हैं। कुछ तो वहाँ खड़े होकर करवाते हैं, कुछ क्या करते हैं कि भाई पहुंचा देना। ये जो पहुंचा देने वाला होता है ना वो यही होता है। अब आप ये देखें कि 980 किलो मुर्दा मुर्गियां जो हैं वो तलब की गई हैं। ये मुर्गियां कहाँ जा रही थी? ये मुर्गियां किसी शादी हॉल में जा रही थी, ये रेस्टोरेंट्स में जा रही थी और ये दुकानों पर जा रही थी, शवारमा बर्गर बन रहे थे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे कई वाकयात रिपोर्ट हुए हैं कि उन लोगों ने खुद कहा है कि जी फलाने शादी हॉल में हम इसको डिलीवर करने जा रहे हैं, फलाने बड़े बड़े होटल्स के नाम थे और हम हैरान रह गए थे कि इतने इतने बड़े नाम है और वहाँ पर मुर्दा मुर्गियाँ जो हैं वो दी जा रही हैं। और खुद जो टोलिंटन मार्केट की एसोसिएशन है, मैंने उनका एक बार इंटरव्यू किया, वो खुद बेबस थे। उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ पर दुकानदार ऐसे हैं गले पड़ते हैं, रात के टाइम मुर्दा मुर्गियाँ यहाँ इकट्ठी होती हैं, सारी रात उनको जनाब साफ करके कट के सुबह जो है वो उन्हें पहुंचा दिया जाता है जहाँ पहुंचाना होता है। तो बात फिर वही आ गई है कि ऐसी रेट जो है वो होती रहेंगी, ऐसे बीमार और मुर्दा मुर्गियां जो है वो आपको मिलती रहेंगी। परमानेंट फूड अथॉरिटी को मैं तो कहती हूँ कैमरे नस्ब कर देने चाहिए। फूड अथॉरिटी मैंने आपको बताया ना, फूड अथॉरिटी क्या कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है? वो यही कर सकती है ना, बेचारे तलब कर देंगे, कुछ दिन के लिए सील कर देंगे, थोड़ा जुर्माना कर देंगे, भारी जुर्माने करें। कौन करेगा? हुकूमत की जिम्मेदारी है। अच्छा हुकूमत ने इनको मिसाल बनाना। अब हमें ना इस जुर्मानों से आगे निकलना चाहिए। ये जुर्मानों का वक्त गुजर गया। अब आपके पास जो मिलावट वाली अशिया या मुर्दा जानवरों का गोश्त है, इस पे सजाएं होनी चाहिए, इस पे जुर्माने खत्म है। इस पे अब दुनिया में ऐसे है, दुरनियाब आप बात बिल्कुल सेकंड करेंगे कि पूरी दुनिया में ऐसे है कि वहां पर वो कहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम मिलावट जो है ना नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस पर ऐसी सजा है कि जिसको हम सारी जिंदगी भुगतें। या गैर म्यारी गोश्त या गैर म्यारी खाने की चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकते, मेडिसिन नहीं कर सकते। अब हमें उस तरफ जाना है। हाँ, अब तनख्वाहों से फुर्सत चूंकि मिल गई है कबीना को और अब वो मेहरबानी, अब उनके मामले हल हो गए। अब कौम का एक बहुत बड़ा मसला था जो हल हो गया है, तो अब थोड़ा कौम के मामूली मसलों की तरफ भी आ गए। कैप्टन उस्मान ने एक बार डीजी फूड अथॉरिटी थे, उन्होंने लिखकर भेजा था कैबिनेट को कि भाई आप असेंबली में भेजा कि आप ना जुर्माने जो है ना वो 1 करोड़ तक लेके जाए, 50 लाख, और सजा जो है वो आप 1 साल की करें। उन्होंने कहा तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम खुद इस काम में मुलव्विस है, मौजूद है, हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैसे रुक सकता है? हमारे शादी हॉल हैं। खौफनाक चीजें हैं कि आपको जगह जगह पर अब सर्दियां ना सूप नजर आ रहा है। आप देखें ना, आप कितनी ये बात अजीब लगती है कि आप बात करते हैं कैंसर प्रिवेंशन की, आप बात करते हैं बीमारियों की, लेकिन जिनकी वजह से बीमारियां बांटी जा रही हैं उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। भाई आप लोग जड़ से चीजों को खत्म करते हैं। आप दूध, आपका जो केमिकल्स वाला है, आपका जो ये गोश्त है गैर म्यारी और मुर्दा जानवरों का जो तलफ होने वाला गोश्त है, उस पर जो आपको खिलाया जा रहा है, ये वो चीजें हैं जो आपके कैंसर का 90% सबब बन रही हैं। No doubt। आपका गैर म्यारी इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक, आपको पता है ये प्लास्टिक के जो बर्तन मिल रहे होते हैं बाहर, पता नहीं कौन सस्ते मिल रहे होते हैं, पता नहीं कौन से लोटों को रिसाइकल करके, पता नहीं किस किस किस्म के हॉस्पिटल वेस्ट रिसाइकल करके। तो कैंसर का जो आप बुनियादी वजूहात भी तो जाके देखें ना। आप कम से कम कैंसर हॉस्पिटल बिल्कुल बनाए कौम के लिए, बड़ा एहसान करेंगे आप सरकारी सतह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी बुनियादें भी हिलाएं। सिर्फ ये ना करें कि हम जी एक आपने इलाज आपको प्रोवाइड कर दिया, लेकिन आप सबने इलाज में जाना है, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक ऐसा ना हो। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम लोगों को इलाज की तरफ जाने से पहले उनको हम एक अच्छा माहौल क्यों ना दें। क्या आप लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं? ये तमाम वज़रा, ये तमाम अरकान असम्बली, वज़ीर आला साहिबा के उनको कोई घर में या उनके आसपास रिश्तेदारों में कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड हो जाए कि इसी को पर्सनली ले लें। जिस दिन ये लोग इसको पर्सनल लेना शुरू कर देंगे ना, आपकी महंगाई भी कंट्रोल होगी, आप केमिकल मिला दूध भी नहीं पिएंगे, आप नाकिस गैर मेरी खुराक भी नहीं खाएंगे, दवाइयाँ भी आपको 1 नंबर मिलेंगी
और जब तक ये महसूस नहीं करेंगे ना, और जब तक इनके इलाज मुआवजे बाहर से बंद नहीं हो गए, ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। हम जितने मर्जी शो कर लें, हम जितनी मर्जी खबरें दे रहे हैं, हम जितनी मर्जी वीडियोस दिखा लें, सबूतों के साथ बात कर लें, इनकी सेहतों पे कोई असर नहीं होगा। क्योंकि टोरंटो मार्केट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो शवारमा पॉइंट्स, दीगर हम खाने पीने वाली जगहों का जिक्र करें, यहाँ पर 4-4, 5-5 दिन पड़ा हुआ खाना भी जो है वो दोबारा से इस्तेमाल आपको पता है अशराफिया जो है हमारे शहर की, मुल्क की बात कर ले, वो तो चिकन नहीं खाते, वो तो जी देसी मुर्गी, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक अंडे, देसी ऑर्गेनिक दूध और ऑर्गेनिक से मिली हर चीज उन्होंने ऑर्गेनिक कर दी है। ठीक है, ये मसाइल आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए जिनकी तनख्वाहें इतनी हैं दुर्न है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो क्यों अफोर्ड नहीं, वो आराम से, वो तनख्वाह से लेते क्या है। अच्छा, अब ये एक और बहस है, ठीक है, अब ये इस पे प्रोग्राम बहुत आगे निकल जा रहा है कि वो तनख्वाह कहाँ खर्च करते हैं। इसमें तो पूरे घंटे का प्रोग्राम करें ना। सही कह दिया, क्योंकि उनको तो इन तनख्वाहों की जरूरत ही नहीं है, वो अपनी सारे मामलात उनके बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं। अब ये तनख्वाहें वाकई कहाँ खर्च होती हैं, ये एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है। खैर, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होंगी, हेडलाइंस जो कि शो में आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं नए शहर की बहाली पर, जिस पर काम तेज़ी से जारी है। रूडा में जो पेशरफ्त हो रही है वो टाइम टू टाइम हम आपसे इसलिए शेयर करते रहते हैं क्योंकि वक्त की अहम ज़रूरत है कि नए शहर को आबाद किया जाए। शहर में जिस तरह हम देख रहे हैं आबादी का फैलाव होता जा रहा है, मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक के हैं, चाहे वो पार्किंग के हवाले से मसाइल हैं, चाहे वो फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड मसाइल हैं। हर तरह से हम देख रहे हैं कि शहर में मसाइल ही मसाइल है। तो ऐसे में नए शहर आबाद करना वक्त की अहम ज़रूरत है। तो नए शहर की बहाली पर भी काम तेज़ी से जारी है। सो काम किस रफ्तार से जारी है, कौन कौन सा काम मुकम्मल हो चुका है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी चल रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। जी हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर रूडा राय मोहम्मद बिलाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने कहा कि वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम नए शहरों की तरफ चलें, तो रूडा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा है। मुझे बताइएगा अभी तक पेशरफ्त क्या हुई है। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि हमारे दो कंपोनेंट्स हैं। कंस्ट्रक्शन विंग हमारा जो है डिवाइडेड है दो कंपोनेंट्स में, एक हाइड्रोलॉजी को देख रहे हैं और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देख रहे हैं। जो दरिया की ट्रेनिंग वर्क्स हो रहे हैं वो सारा कंपोनेंट जो है वो हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट देखता है, जबकि जितनी भी सड़कें, स्ट्रक्चर्ड रोड्स जो कि हम प्लान कर रहे हैं और जो कंस्ट्रक्शन उनकी होनी है, हाउसिंग डेवलपमेंट है, कोई ग्रीन एनवायरनमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट देख रहा है। इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट के पास 5 प्रोजेक्ट्स हम इस वक्त शुरू किए हुए हैं हमने, जिसमें हमारे 2 इंडिजिनस लॉ अरूडा अथॉरिटी के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें चहारबाग फ़ेज़ 1 और चहारबाग फ़ेज़ 2 हैं। ये लोगों का यानी कि इंटरेस्ट देखते हुए फ़ेज़ 1 हमने लॉन्च किया था बैक इन नवंबर 2022 में, और आज इसकी तकरीबन सिविल वर्क्स की जो कंस्ट्रक्शन अपडेट है वो तकरीबन 95% कंप्लीट हो चुके हैं। और इसको मज़ीद लोगों का जो ट्रस्ट था रूडा के अंदर हमने देखते हुए इसका फ़ेज़ 1 सेकंड भी शुरू किया हुआ है, जो कि सितंबर 2024 में शुरू हुआ है जी। और फ़ेज़ 1 का इंशाल्लाह पोजेसन बाय मार्च 2025 हम लोगों को देना शुरू कर देंगे। हमारी वाटर सप्लाई की सारी नेटवर्क बिक चुका है, सीवेज का काम सारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। मैं आपसे ये जानने वाली थी कि यहाँ जो बेसिक मसाइल हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं ना, बारिश हो जाए तो सीवरेज का निज़ाम इतना बुरा है। फिर इसके अलावा अभी अब बहुत सारी हमारी ऐसी सोसाइटीज़ जो शहर के अंदर बन रही हैं, उनका बड़ा मसला ये है कि वहाँ पे गैस ही नहीं है, पानी नहीं है। सो ये तमाम मसाइल क्या इस नए शहर में देखे जा रहे हैं कि कम से कम रिहायशी इलाकों में लोगों को ये मसला ना हो कि अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो गैस ना हो, पानी ना हो, ज़ेर ज़मीन पानी की सतह जिस तरह कम होती जा रही है, फिर टैप वाटर आप यूज़ नहीं कर सकते, इतना गंदा पानी आ रहा है, सीवरेज का निज़ाम है तो वो तबाह हुआ है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल क्या रखा जा रहा है? बेसिकली रूडा जो मार्ज वजूद में आया वो बैक इन 2020 आया जी, और हम जो अपने ऑपरेशंस जो कंस्ट्रक्शन के हमने शुरू किए हैं वो 2022 में शुरू किए हैं। 2 साल हमारी इंटेंसिव इंजीनियर्स की इन्हीं चीज़ों के ऊपर लेके, मास्टर प्लानिंग को लेकर, इसका स्टॉर्म वाटर जो लाहौर में इस वक्त स्टॉर्म वाटर पानी जो बारिशी पानी है उसको इकट्ठा करके कहीं लेके जाने का, डिस्पोज करने का कोई तरीकाकार नहीं है। रूडा में हमने प्लान किया है कि सीवेज जो कलेक्शन होगी वो सेपरेट होगी, और जो स्टॉर्म वाटर है वो हमारा सेपरेट कलेक्ट करके
अल्टीमेट डिस्पोजल तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है। और जो अल्टीमेट डिस्पोजल है वो पहले जो अभी करंटली लाहौर का चल रहा है वो आप सारा दरियाए रावी में अनट्रीटेड फेंक देते हैं, जबकि रूडा में हमने 8 से 9 ट्रीटमेंट प्लांट्स प्लान किए हैं जो कि पानी सारा जितना भी सीवेज का होगा वो उन ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर थ्रू उसकी प्रोसेस करके उनको फिर रावी के अंदर फेंका जाएगा ताकि वो एको फ्रेंडली भी हो और जो मरीन लाइफ है वो उससे इफेक्ट ना हो। 2 साल हमें इस पूरी प्लानिंग में लगे हैं कि हमने अपने इस पूरे शहर का किस तरह से डिस्पोजल जो है हमने दरिया में एक अच्छे तरीके से एको फ्रेंडली तरीके से करना है। तो अभी उसी मास्टर प्लान की बेसिस पे हमने अपने प्रोजेक्ट्स अब इनिशिएट करने शुरू किए हैं। ठीक है, मास्टर प्लान जो है ना वो बड़ा मैटर करता है किसी भी, अब हम अपने शहर को ही लाहौर को ही देख ले तो हम कहते हैं कि जी अब इसका मास्टर प्लान रिवाइव होना बहुत ज़रूरी है। सो कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं इनिशिएटिव जो आप शॉर्ट टर्म, तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किस तरह इन पे काम चल रहा है? हमारा जो मास्टर प्लान है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे लॉक हुआ है, यानी कि 2035 तक की जो प्लानिंग है वो हमारी हो चुकी हुई है और आबादी का भी हमने जो इधर केटर होगी बाय 2035 तक उसके लिए प्लान किया है, यानी कि अगले 10-15 साल के लिए हमने सब कुछ अपनी प्लानिंग की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी और जितनी भी यहाँ पे एक्सपेंशन होगी बेशक वो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो या वर्टिकल एक्सपेंशन हो वो हमने सारा मास्टर प्लान में अभी से लॉक कर दिया है, उसकी हमने रेशोज अभी से डिफाइन कर दी हैं ताकि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाएं उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। ठीक है जी, ठीक हो गया। अब मुझे ये भी बता दीजिएगा कि अब हम जब इतनी लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस करते हैं कि इस नए शहर में वो तमाम सहूलियात हैं जो हम इश्यूज़ यहाँ फेस कर रहे हैं वो वहाँ नहीं होंगे, सो लोग अट्रैक्ट होते हैं ना। अगर कोई आपके रिहायशी एरिया में आना चाह रहा है तो उसका तरीक़ेकार क्या है, किस तरह से लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं? रूडा की बेसिकली हम ऑनलाइन बैलेटिंग करते हैं अगर जो हमारे अपने प्रोजेक्ट होते हैं हाउसिंग के, ठीक है, तो और वो जनरल पब्लिक के लिए होते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी इसकी तशहीर होती है और अखबार में लोकल और नेशनल दोनों अखबारों में भी इसका इश्तिहार लगता है। तो बल्कि जब हमने फ़ेज़ 1 लॉन्च किया था तो हमें तकरीबन 7 से 8 हज़ार एप्लीकेशन जो है लोगों की मिली थी, जिसकी बेसिस पे ऑनलाइन बैलेटिंग हुई थी, लाइव बैलेटिंग। उसमें से जो कंफर्म प्लॉट्स जो हमारे ऑन ग्राउंड अवेलेबल हैं वही हमने लोगों को अलॉट किए। रूडा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारे पास जितने भी हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स अभी हम 2 कर रहे हैं हमारे पास 100% लैंड अवेलेबल है और उस 100% लैंड में जो कंफर्म प्लॉट्स हैं वही लोगों को देते हैं। हम फाइल सिस्टम में नहीं जाते, फाइल में थोड़ा सा रिस्क होता है, उसको मैच्योर होने में भी टाइम लग सकता है, लैंड अवेलेबल बाज़ात नहीं होती, इसलिए हम कंफर्म प्लॉट नंबर जब भी किसी बंदे को कोई प्लॉट देंगे, अलॉटमेंट होगी तो वो प्लॉट के साथ होगी, उसका मौके पे वो अपना जाके विजिट करके उसको कंफर्म भी कर सकता है कि मौके पे वो अवेलेबल होगा। एक और चीज़, मतलब आपकी ना ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है जी, तो आप बड़ा रिस्क, अभी इर्द गिर्द वाले जो इश्यूज चल रहे हैं उनसे हर बंदा बड़ा रिस्क पे होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, आने वाले दिनों में हमें वो प्लॉट मिलेगा भी कि नहीं। सो मैं ये ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी ज़रूर बताएं कि किस तरह रूडा इस मामले में भी शफाफियत को लेके चल रहा है। बड़ा क्लीन प्रोसेस है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का डिपार्टमेंट है और इसका हम वी आर ओपन टू पब्लिक, जनरल पब्लिक, कोई भी किसी वक्त भी आकर रहनुमाई के लिए मैं लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा कि बजाय इसके कि कोई मिडल मैन से बात करने के, अगर आपके पास टाइम मिले, हमारे दफातर की लोकेशन सबको पता है, किसी वक्त भी हमारे वन विंडो ऑपरेशन है, इवन हमारे आप रिसेप्शन पे आके कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ भी अप्रोच करके आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप ले सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट पे आए जरूर जाएं, इंफॉर्मेशन लें जी। प्रोजेक्ट पे अगर आपका कोई चक्कर लगता है तो प्रोजेक्ट पे हमारा स्टाफ हर वक्त मौजूद होता है, उनको भी इतनी बेसिक किस्म की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आप उनके पास जाकर भी एक अपना, अगर आप फर्ज करें कनाल रोड हमारा दूर अगर आपको लगता है, आप उस एरिया में कहीं करीब रहते हैं, प्रोजेक्ट के आसपास रहते हैं, आप प्रोजेक्ट पे जाके किसी भी हमारे नुमाइंदे से बात करके अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मिडल मैन से गुरेज करें और कोशिश करें कि डिपार्टमेंट के साथ आप डायरेक्ट बात कर सकें, आपको हर चीज़ साफ शफाफ बताई जाएगी एज पर SOP। ठीक है, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। चहारबाग फ़ेज़ 2 पर कितना काम है? चहारबाग फ़ेज़ 2 हमने फ़ेज़ 1 की मकबूलियत देखते हुए स्टार्ट किया,
उसका भी अगेन हमारे पास 100% लैंड अवेलेबल है। वो तकरीबन 168 एकड़ पे हम प्लान किया है हमने उसको, जिसमें तकरीबन 1750 प्लॉट्स हैं और उसमें हर कैटेगरी का प्लॉट है, 3, 5, 7, 10 और कनाल, ये सारी कैटेगरीज उसके अंदर अवेलेबल है। वो हमने अगस्त में उसका काम शुरू किया है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, और हमारा इस वक्त तकरीबन 15% काम कंप्लीट हो चुका हुआ है और वो उसकी हमारी कंप्लीशन बाय 2026 अर्ली हम उसको काम को मुकम्मल कर लेंगे हर लिहाज से जी। और उसकी बेसिकली जो इंस्टॉलेशन प्लान है वो 4 साल का है। सही। और उसमें 2 साल के बाद पोजेशन दे दिया जाएगा, जबकि 4 साल का उसका इंस्टॉलेशन। ओवरसीज का कैसा देखने में आ रहा है रुझान? ओवरसीज़ का भी बहुत अच्छा रिस्पांस है, सिर्फ हमारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर नहीं बल्कि हमारे कमर्शियल और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके अंदर भी ओवरसीज़ का बहुत बड़ा रोल है। और हमारे साथ कुछ जॉइंट वेंचर्स में भी प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हैं ओवरसीज़, और फॉरेनर जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो हमारे साथ कोलैब करना चाह रहे हैं। बल्कि अभी हमने जो ग्रीन इनिशिएटिव के अपने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, हमारा एक महमूद बूटी डंपिंग साइट थी, वहाँ पे हमारे पास इस वक्त चाइनीज़ का और फ्रेंच का एक काफ़ी हमारे उनके साथ टू एंड फ्रो मीटिंग्स चल रही हैं कि उसकी एक बिज़नेस मॉडल हम बना के एक रिडंडेंट लैंड जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पड़ी थी उसको एक रेवेन्यू जनरेशन में कन्वर्ट करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वापस जी उस बेसिकली महमूद बूटी डंप साइट का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो वो एक कूड़े का ढेर था जो कि 1997 से वहाँ पे डंपिंग शुरू हुई, 2016 में उसका बंद हुआ डंपिंग का उसके ऊपर। 2024 में रूडा ने सीईओ हमारे ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम ग्रीन अपना इनिशिएटिव जो रूडा बेसिकली जिस मकसद के लिए स्टैंड करता है हम उसके ऊपर भी कोई काम करें। तो ये हमें एक जगह अवेलेबल थी, हमने LWMC से बात की, काइंड इनफ उन्होंने हमें जो है ये जगह दे दी और हम इसके ऊपर तकरीबन इस वक्त 3.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रूडा अपने ओन सोर्सेज से। और अब उसकी बेसिकली अब उसको जब हम कैप कर देंगे, क्लोयर कैप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने 11 एकड़ फ्लैट लैंड डेवलप किया है जिसके ऊपर हम सोलर पार्क का प्रपोजल दे रहे हैं। अच्छा। उसी की बेसिस पे चाइनीज़ और फ्रेंच जो हैं वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में है कि उसका किस तरह से उसकी मज़ीद उसको आगे लेके चला जा सकता है जी। तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अगेंस्ट हम इंटरनेशनल मार्केट से कार्बन क्रेडिट्स भी जो है वो अर्न कर सकते हैं और वहाँ से गैस जनरेशन भी है क्योंकि काफ़ी अरसे से वहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है, तो उसमें से मीथेन गैस उसको हम तरीके से बाहर निकाल कर एक 1 पॉइंट सेल से तकरीबन 2 मेगावाट पर ईयर बिजली 2030 तक बना सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है और ये वक्त की अहम ज़रूरत है, पूरी दुनिया में इन चीज़ों पर काम हो रहा है। तो चले अच्छी बात है कि इस तरफ जो है वो काम शुरू किया गया है। अच्छा जी, रावी की बहाली के लिए मुझे बता दीजिएगा कि क्या रोल है अब रूडा? रावी बेसिकली हमारा मैं तो आप लोगों को इंकरेज करूँगा कि अगर आप लाइव शो करना चाहें तो रावी के ऊपर बैठ के करें हमारे साथ। हम बेसिकली इतना शानदार नज़ारा बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली लोगों को आइडिया नहीं है कि काम कितनी तेज़ी से हो रहा है और कितना हो चुका हुआ है, क्योंकि हमने रावी साइफन वाली साइड से काम करना शुरू किया है। इस वक्त लाहौर सियालकोट मोटरवे तक आपको हमारा जो राइट बैंक है रिवर रावी का उसके ऊपर आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा होगा, जिसमें वो तकरीबन 9 किलोमीटर की लेंथ बनती है, जिसमें से हमने 6 किलोमीटर लेंथ तकरीबन मुकम्मल कर ली हुई है। 3 किलोमीटर जो कि लाहौर सियालकोट मोटरवे के साथ लग रहा है पोर्शन, वहाँ पे आपको अगर आप लाहौर सियालकोट मोटरवे से गुजरें तो आपको दाएं जानिब सियालकोट जाते हुए रावी का काम होता हुआ नज़र आएगा। हमारा टारगेट ये है कि विद इन अ ईयर या विद इन 1.5 ईयर हम रावी की बोथ साइड्स जो उसके ट्रेनिंग वर्क्स हैं वो लाहौर सियालकोट मोटरवे तक मुकम्मल करें। सही। और एक रबर डैम जिसके लिए अभी हमारी टीम चाइना भी जा रही है, हम एक डैम प्रपोज कर रहे हैं रबर डैम, वो भी हम इंस्टॉल करेंगे जस्ट बिफोर लाहौर सियालकोट मोटरवे, जो कि पानी को रोकेगा मॉनसून सीजन में जब पीक सीज़न होता है और जब पानी पीछे से आता है तो वो पानी की पॉन्डिंग हम रावी के अंदर करेंगे, स्टोर करेंगे। और इस तरीके से ये बेसिकली इंटरमिटेंट 3 स्टेजेस में काम होगा। अभी एक बैराज लगेगा
फिर इन फ्यूचर 2 बैराजेस और लगेंगे डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इस तरह से हम रावी को बहुत बड़ा मसला वो जो हमें नजर आ रहा था कि आने वाले टाइम पे जो पानी की कमी हो जाएगी, ज़ेर ज़मीन पानी कम हो जाएगा, तो रूडा इस पे भी बहुत अच्छे तरीके से काम करे। अभी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी क्या कुछ काम किया जा रहा है? ऑब्वियसली जब आप पानी को रिवाइव कर देंगे तो जो जितनी भी मैरीन लाइफ है वो जो पहले यहाँ पे पाई जाती थी, मछलियाँ थी, कछुए थे, तो बिल्कुल नहीं, वो सारे इंशाल्लाह जब आप एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो इकोसिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। आपने एनवायरनमेंट की बात की तो माहौलियाती आलूदगी एक इस टाइम हमारे शहर का बहुत बड़ा इशू है। सो इसके खात्मे के लिए क्या किया जा रहा है? ग्रीनरी पर काम करना, दरख्त लगाना बहुत बड़ा टास्क। अभी हमारा चहारबाग फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में हमारा तकरीबन 13 to 15% जो है लैंड का हिस्सा वो डेडिकेटेड है फॉर पार्क्स एंड वेजिटेशन। इसके अलावा हमारी जो मेन बुलेवार्ड है वो तकरीबन 200 फुट चौड़ी है, जिसमें से मीडियन हमने 64 फीट वाइड दिया है, और वो सारा ग्रीन प्लांटेशन के लिए है, ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए है। वहाँ पे लोकल इंडिजिनस जो आपके इलाके के दरख्त हैं हम वो लगा रहे हैं, बल्कि आपका अभी कल भी शो कवर करके आए हैं आपके नुमाइंदे, वहाँ पे हमारे साथ ग्रीन बेल्ट में खड़े होकर उन्होंने शो किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वी हैव अचीव्ड। महमूद बूटी डंप साइट जो है उसकी कुछ स्लोप्स बनेंगी साइड पे, क्योंकि उसका एक डिज़ाइन सेक्शन है, उसमें हमें रिक्वायरमेंट थी कि साइड से पहाड़ी है पूरी, तो आप उसको स्ट्रेट खड़ा नहीं कर सकते, कुछ स्लोप में बनाकर उसको ऊपर से लैंड को क्लियर कर सकते थे। उन सारी स्लोप्स पे हमारा अर्बन फॉरेस्ट लगाने का प्लान है, जो कि अल्टीमेटली हमारा कार्बन क्रेडिट्स हमें अर्न करने के अंदर हेल्प करेगा। वो सारा ग्रीन इनिशिएटिव है। उस एरिया में स्मॉग बहुत ज़्यादा, अगस्त में ही वहाँ पे धुएं के और मीथेन के बादल बनने शुरू हो जाते थे और अगस्त में रात को वहाँ पे धुंध होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो प्रोजेक्ट हमने किया है महमूद बूटी का, अभी तकरीबन कंप्लीशन इसकी होने वाली है इंशाल्लाह। उसकी वजह से हमारे वहाँ पे जो जितने भी मीथेन के क्लाउड्स वगैरह बनते थे उस पर खातर खा कमी आई है। और मीथेन जो है वो एक जहरीली गैस है, एक इनहेल करने के लिए भी बहुत उसका नुकसान है। तो वो एक इनिशिएटिव है रूडा का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, कि उधर के लोगों के लिए जो विसिनिटी में रहते हैं उनके लिए एक अच्छी हवा। चलें जी, दैट्स रियली ग्रेट। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज ये होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने जो भी ट्रस्ट लोगों का देखा है, बेसिकली कोई भी अथॉरिटी, कोई भी महकमा जब काम करता है तो वो अवाम के लिए करता है, और अवाम का ट्रस्ट अगर हम में होगा तो हम दिलो जान से उनके लिए काम करेंगे। हम अभी भी कर रहे हैं। अभी तक हमारा अवाम का रिस्पांस बहुत अच्छा है। लाहौरियों का, जो उस इलाके में लोग हैं उन लोगों का स्पेसिफिकली शुरू में नेगेटिव वाइब्स थी, अब वो पॉजिटिव में, जब वो एक शक्ल सामने आ रही है, पता चल रहा है क्या क्या फायदा होगा, तो लोगों का रिस्पांस जी, और वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है। तो उन लोगों के साथ ही हम हैं और लोगों के साथ ही शहर हैं। बिल्कुल सही कहा। तो अगर वो शहर हम आबाद करना चाह रहे हैं तो इन लोगों के साथ ही करेंगे, और लोगों का हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए जी, गुड लक। जिस तरह से काम तेज़ी से चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि हमें ये मुकम्मल होता तेज़ी से नज़र आए, ताकि एक प्रॉपर और वो शहर जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर वो काविश की जा रही है, हर उस मसले को देखा जा रहा है जो हमारे लिए आगे जाके प्रॉब्लम जो है वो बनता चला जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इस पे काम तेज़ी से मुकम्मल हो। थैंक यू सो मच जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ रुझान, जहाँ पर हम अक्सर चीज़ों को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं, वहाँ पर लोग इसका पॉजिटिव यूज़ भी कर रहे हैं। सो हमारी आज की मेहमान जिनका मैं तारुफ कराने जा रही हूँ, उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी। वो थिएटर भी कर चुकी हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, डॉक्टर भी हैं, और इसके साथ साथ ट्रैवल व्लॉगर हैं जी। डॉक्टर मैलिनी करन ने हमें ज्वाइन किया है, हमने अपने शो में वेलकम किया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब व्लॉगिंग करते हुए हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, ये ट्रैवल व्लॉगर की ट्रैवल क्या है? आपको कब ये ख्याल आया कि आपने इस तरफ जाना है? एक्चुअली मैंने फॉरेनर्स को ही देखा है ट्रेंड करते हुए कि उनके लिए बहुत मस्ट होता है 3 to 5 वेकेशंस एक साल में करना। इट्स इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ के लिए और आपकी अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया फिर, और नियरेस्ट लंदन से यूरोप पड़ता है, तो फिर इनिशियली वहीं से स्टार्ट किया, फिर लंबी फ़्लाइट्स बाद में स्टार्ट की, और फिर साथ साथ उसको डॉक्यूमेंट करना। और क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम इज़
मोर एक्टिव यूट्यूब के कंपैरिजन में, तो फिर रील्स बनाना या लाइक एक्टिविटीज़ करना, उनको डॉक्यूमेंट करना, उनके बारे में लिखना, तो वो बस अलोंग द वे होता गया। और लाइक मैंने सोलो ट्रैवलिंग को काफ़ी इंजॉय किया है, लाइक अपने डिसीजंस खुद करना कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे प्लान कर रहे हो, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट भी उसमें आप होते हो अलोंग द वे, और एक अच्छी एक्टिविटी भी होती है काम के अलावा। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से लिया और क्या क्या चीज़ें? ऑब्वियसली जब आप डिफरेंट जगहों पे जाते हैं आप बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं, बहुत सारे नए आपके सामने चीज़ें आती हैं, सो क्या समझती हैं आप, क्या क्या बेनिफिट हुए? स्टार्ट पहले बताएं कहाँ से लिया? इनिशियली मैंने सोलो ट्रैवलिंग स्पेन से स्टार्ट की थी, बिकॉज मुझे स्पेन की एम्बेसी से वीज़ा मिला था, तो फिर मैंने फ़र्स्ट ट्रिप वहीं पे किया। और लास्ट ईयर में आई थिंक लाइक इस ईयर में प्रॉब्ली मैंने कोई 17 कंट्रीज़ विज़िट की हैं इन टोटल। तो क्या सीखा, आई थिंक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है आपको ट्रैवलिंग के साथ साथ। आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एजुकेशन है ये। और आई थिंक पाकिस्तान में जनरली वुमेन जो हैं सोलो ट्रैवलिंग के बारे में आई थिंक बहुत 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 डबल माइंडेड, ट्रिपल माइंडेड एक्चुअली लोग होते हैं। मेरे सोशल सर्कल में कोई भी नहीं है जो करता, मतलब जो अकेला ही चाहता हो किसी और मुल्क में ट्रैवलिंग खुद की हो। और आई थिंक थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस पे आता है। कैसे मैनेज करती है ना आप, जहाँ कहीं भी जिस कंट्री में जा रही हैं ऑब्वियसली पहले उसके बारे में सर्च करती होंगी, कौन कौन सी जगहों को एक्सप्लोर करना है, ट्रैवल वहाँ जाके कैसे करना है, ऑब्वियसली लैंग्वेज इशू होता है, फिर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज सम टाइम होते हैं, फिर आपने जाकर बहुत सारे लोग जो फूडी होते हैं जगह तलाश कर रहे होते हैं। अच्छा, आपकी क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं जब जाती हैं कहीं? थोड़ी सी रिसर्च डेफिनेटली करनी पड़ती है हर कंट्री से पहले, बट डिपेंड करता है कि मैं कितने नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए जा रही हूँ। उसके मुताबिक मैं देखती हूँ कि जितनी ज़्यादा जगह मैं देख सकूँ उन डेज़ में। लाइक आई डू लाइक फूड, बट मुझे इतना खाना नहीं पसंद जितना मैं जगहें देखना चाहती हूँ। मतलब होता है कि ट्रिप को फुली यूटिलाइज किया जाए। तो कितने दिनों का आपका एक टूर होता है? यूजुअली लॉन्ग वीक, अगर यूरोप की तरफ जाना है जो कि बहुत करीब है लंदन से, तो वो 4 डेज़ या इवन अ वीकेंड इज़ फाइन, लाइक सैटरडे संडे। पर कहीं लॉन्ग जाना है जैसे सिंगापुर, मलेशिया या इंडोनेशिया उस साइड पे, तो ऑब्वियसली 2 वीक्स मिनिमम टाइम होना चाहिए। फिर उसी के हिसाब से बजट, स्टे और लोकेशंस के मैं रूट मैप कर लेती हूँ। गूगल मैप्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि किधर से किधर जाना और कितना आप ट्रैवल उसमें आपकी जो है ना बजट यूज़ होएगा। और उसके अलावा क्या कहते हैं, मैं गूगल मैप्स और गूगल ट्रांसलेट भी बहुत यूज़ करती हूँ। लैंग्वेज इशू यूजुअली हर कंट्री में इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं, बट कुछ कंट्रीज़ में लोग नहीं इतने हेल्पफुल होते हैं, मतलब आती भी है इंग्लिश बट नहीं स्पीक करते आपके साथ, तो वहाँ पे फिर आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर लेते हो। आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है गूगल की ये फैसिलिटीज। बिल्कुल आपने सही कहा। सो मुझे ये बता दीजिएगा, वेदर कंडीशन होती हैं, बीइंग गर्ल ऑब्वियसली आपको अपना सामान कैरी करना है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, बजट सम टाइम इशू हो जाता है, तो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि अच्छा ट्रैवल करना है तो ऑब्वियसली आप इतना सारा सामान कैरी नहीं कर सकते, कुछ बेसिक चीज़ें ले जाएं आप तो ईजी आप कर सकते हैं। सो आपकी प्रायोरिटीज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? आई थिंक अब थोड़ा डिफरेंट हो गया। जब मैं पाकिस्तान से ट्रैवल करती थी तो मैं हमेशा ही ओवर वेट होती थी, बिकॉज हर चीज़ आपका लेके जाने का दिल करता है। बट जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और दोनों आपकी होम कंट्री नहीं है, तो बस इसेंशियल्स मतलब जो एवरीडे आपने यूज़ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया बहुत सनी है तो आपको सनस्क्रीन लाजमी चाहिए वरना बहुत टैन हो जाओगे, लाइक आपका कंप्लेक्शन ख़राब होएगा। मतलब अम्ब्रेला चाहिए किसी कंट्री में बहुत रेनी वेदर है, और मतलब थोड़ा कुछ स्किन केयर, मेकअप हो गया, एवरीडे वेयर हो गया, मतलब जीन्स हो गई। ऑब्वियसली जहाँ कहीं सर्दी है वो कपड़े आप कम भी रखें तो क्योंकि कपड़े मोटे होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, वो भी आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ बजट, क्योंकि बहुत सारे लोग अब जो आपको देखेंगे वो इस तरफ आना चाहेंगे, तो बजट कैसे आप मैनेज कर लेती हैं अपना? आई थिंक शुरू से सेविंग्स में काफ़ी अच्छी रही हूँ। आई थिंक मुझे हमेशा होता है कि मैंने ये सेव करना है, इतना मैंने यूटिलाइज़ करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं हुआ मुझे आज तक। और आई थिंक इट्स जस्ट कि आपके पास कोई स्टेबल जॉब हो जो आपको फाइनेंस करे आपके ट्रिप्स को, मतलब बिकॉज आपने अगर अपनी अर्निंग्स अपने ऊपर नहीं लगानी तो मतलब आई थिंक फैमिली सपोर्ट करती है, क्योंकि सम टाइम आता है पेरेंट्स कहते हैं यार भाई आप क्या फजूल जगहों पैसे खर्च कर रहे हो, ये तो फजूल काम है, मतलब इससे मिल कुछ नहीं रहा, तो मतलब आई थिंक मेरी फैमिली अंडरस्टैंड करती है कि मुझे एक्चुअली बहुत सवियर जो है ना वो होता है कि नहीं अच्छा वीकेंड फ्री है कहीं जाना है,
लाइक कोई नई जगह एक्सप्लोर करनी है, आई थिंक उनको समझ आती है इस चीज़ की, तो मुझे उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये फजूल खर्ची है। पाकिस्तान में कभी दिल नहीं किया वहाँ हमारा इतना खूबसूरत पाकिस्तान? एक्चुअली मैंने काफ़ी नॉर्दर्न एरियाज देख लिए हुए हैं पाकिस्तान के। आई थिंक सबसे फेवरेट हमजा स्कर्दू हैं, बहुत अच्छी उनकी हॉस्पिटैलिटी है, आई थिंक बहुत ज़बरदस्त हैं और टूरिस्ट इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं। मैं तो बहुत चाहती हूँ कि पाकिस्तान की टूरिस्ट एरियाज और अच्छे डेवलप हों, लोग और ज़्यादा आएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने। सो कंपैरिजन कभी किया पाकिस्तान की ब्यूटी को जहाँ कहीं गई हैं? डेफिनेटली आपके जहन में आता ही है कि मेरी मुल्क में इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पे क्यों नहीं इतने टूरिस्ट आते, तो मतलब थोड़ा सा अफसोस होता है उस चीज़ को लेके, और फिर एक वो ख्वाहिश एक आह सी आती है काश हो। फैसिलिटीज कहीं ना कहीं कम हो जाती हैं जिसकी वजह से। अच्छा, बड़ा टास्क ये होता है कि आप चले गए, अब आप उस चीज़ को कवर कैसे कर रही हैं? क्या मोबाइल आपके पास रहता है, अपने पिक्चर्स और वो उन जगहों को अपने मोबाइल में फिर उनको मैनेज करना, उनको अपलोड करना, एडिट करना, वो सब काम आपका अपना है? हाँ जी, मोस्टली लाइक आई थिंक आईफोन के साथ काफ़ी इश्यूज सॉल्व हो गए हैं। अब आपको हर जगह कैमरा लेके फिरना नहीं पड़ता, बट स्टिल सम पीपल वो कैमरा लेके जाते हैं, बट आई थिंक आईफोन मोस्ट आपके इश्यूज सॉल्व कर देता है। एडिटिंग भी फ़ोन के अंदर इन इट सेल्फ है, और बाकी आपने ट्रैवलिंग के वक्त में कोशिश करती हूँ कि उसी को ज़्यादा इंजॉय करूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ फ़ोन पे। मतलब मतलब बहुत ज़रूरत की चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, गूगल ट्रांसलेट, गूगल मैप्स, मतलब दैट्स इट, और पिक्चर्स। बाकी काम मैं वापस आके करती हूँ। यूजली मैं इंजॉय करती हूँ इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को ज़्यादा। सही। सो मुझे ये बता दीजिएगा, इससे हम अगर ये कहें कि आप अपनी वो एक थकावट वाली कैफियत से निकलना चाहते हैं, ज़हनी सुकून चाहते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा मशगला, अच्छी हॉबी है, इस तरफ अगर कोई आना चाहे तो सजेस्ट करना चाहेंगी लोगों को आप ये? हाँ जी, डेफिनेटली। आई थिंक कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जॉब फोकस्ड रहते हैं, मतलब किसी की कोई जॉब हो तो लोग छुट्टी नहीं लेना चाहते हैं, मतलब बचाते रहते हैं अपनी छुट्टियों को एंड तक। तो आई थिंक कि ज़रूरी है आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, और मी बीइंग अ डॉक्टर एज वेल, साइकाइट्री की तरफ मैं काफ़ी सोचती हूँ कि आई थिंक बहुत ज़रूरी है हमारी दिमाग के लिए कि हम थोड़ा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ किया करें। आई थिंक लोगों को लुकअप करनी चाहिए कंट्रीज़, बहुत चीप कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, आप अपना बजट ट्रिप फ्रेंडली कर सकते हो। तो आई थिंक लोगों को उसको थोड़ा सीरियसली लुक इनटू करना चाहिए, बस करते हैं पे छोड़ नहीं देना चाहिए। सही। आप मॉडलिंग की तरफ भी गई, आपने थिएटर भी किया, सो वो वाला एक्सपीरियंस बताइएगा, और फिर उनको छोड़ा क्यों? जब लाइक काम करना नहीं मैंने शुरू किया था बाहर, तब तक मैं यहाँ पे कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स करती रहती थी। मुझे बस शौक था बहुत ज़्यादा, थिएटर का काफ़ी शौक था, और कोई फैशन शूट्स वगैरह कर लिए। फिर ऑब्वियसली जब आप बाहर जाते हो तो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, जैसे आपने सब कुछ खुद मैनेज करना होता है, और फिर आई थिंक एक न्यू कंट्री में सेटल इन होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आई थिंक कि अब मैं काफ़ी सेटल्ड इन हूँ, तो अब शायद मैं हॉबीज़ को दोबारा पिकअप करूँ जहाँ पे मैंने छोड़ी थी। सही। और मुझे ये भी बता दीजिएगा, अगर कोई ट्रैवल ब्लॉगिंग की तरफ आ रहे हैं तो इससे आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं? आई थिंक एट सम पॉइंट आप कमा सकते हो। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में इनिशियली तो आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए कि मैं रातों रात जो है ना लाइक बहुत अर्न कर लूँगा। आई थिंक वो ग्रेजुअली होता है, ओवर द ईयर्स होता है, स्लोली ओवर 1 ईयर भी हो सकता है। आपको कितना टाइम लगा? मुझे एक्चुअली आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा ट्रैवल आई थिंक इसी ईयर में किया है, तो आई थिंक कि मुझे प्रॉब्लली 1 ईयर में आई थिंक मैंने अच्छा उसको एंजॉय किया है। बट ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत उसके मेरी सोल सोर्स ऑफ इनकम वही है, मतलब वो सच बात नहीं होगी। आप ज़्यादा एक्टिव इंस्टा पे हैं? हाँ जी। तो इंस्टा को यूज़ करने का बेहतरीन तरीका ज़रा बता दें। आई थिंक उसमें थोड़ा सा एक तो टाइम होता है, जैसे आप जिस कंट्री में हो उनका जो लाइक सोशली मोस्ट एक्टिव टाइम है वो आपको एक तो देखना चाहिए। आई थिंक पाकिस्तान का इज़ इन द इवनिंग अराउंड 6 o'clock, पर बाकी मुल्कों का ऑब्वियसली डिफरेंट टाइम जोन्स हैं। दूसरा फिर आई थिंक आपको थोड़ा ऑडियंस स्पेसिफिक कंटेंट पोस्ट करना चाहिए ना, मतलब ऐसी चीज़ें जो आप इधर बैठ के ना कर सको और किसी और मुल्क में आप वो कर सको, वो सूटेबल नहीं है ना, फिर लोग इतना उसको एंजॉय नहीं करते। और आई थिंक ज़्यादा लंबी वीडियोस भी लोग एंजॉय नहीं करते। आई थिंक थोड़ी बहुत ये आपको रिसर्च कर लेनी चाहिए पोस्टिंग करने से पहले, अपनी टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए। चलिए जी, मैसेज क्या होगा आपका देखने वालों के लिए?
यही कि अपने दिमाग को भी रेस्ट दें, लाइफ को एंजॉय करें, एक ही लाइफ है, और वो चीज़ करें जो आपको खुद को अच्छी लग रही है। आपके लिए खुद ब खुद चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। थैंक यू सो मच जी, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज है जी 18 दिसंबर और एक लंबी लिस्ट है जी। 18 तारीख को खासे लोगों की पैदाइश हुई है, हम उसकी तरफ आएंगे, लेकिन स्पेशल बर्थडे विश करने जा रही हैं जी हमारी मेकअप आर्टिस्ट हैं कोमल सलामत। बल्कि अगर मैं ये कहूँ मेरी मेकअप आर्टिस्ट है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरी रूटीन की जो लुक्स हैं वो कोमल देखती हैं, कोमल मैनेज करती हैं। सो कोमल को हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ना सिर्फ मेरी मेकअप आर्टिस्ट है बल्कि बहुत ही मेरी स्पेशल फ्रेंड भी हैं। सो कोमल, आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियां पैदा करे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। नाज़रीन, हम आ रहे हैं जी अपनी बर्थडे लिस्ट की तरफ। आलिश आतिफ की बर्थडे है, जुनेद की सालगिरह है, अलिशबा, इसके बाद साद चौधरी असद और जी असद अली की भी सालगिरह है, मुंतहा की सालगिरह है, अब्दुल अहद, अंस शहबाज, आजिज, और इसके बाद जी राना उस्सामा तारिक, मीर हादी भट्ट, सैयद शब्बीर की सालगिरह है, मोहम्मद जावियार रज़ा, और उसके बाद जी मोहम्मद अरसलान नईम, चौधरी आसिम गुजर, मोहम्मद नवीद। आप सबको सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
वंस अगेन हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। सो अगर आपकी कल सालगिरह है तो हमें अपनी पिक्चर्स भिजवाएं और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सेगमेंट्स का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और अगला सेगमेंट है जी हमारा आज के भाव। रेट लिस्ट आपको बताने का मकसद ये होता है कि अगर आप डिसाइड करें कि आज खाना क्या बनाना है तो सब्जियां किस कीमत पर मिलेंगी। अगर आप मार्केट में जाएंगे, ओपन मार्केट जो कि आपके घर के नज़दीक मार्केट होती है, हमारी कोशिश होती है कि डिफरेंट मार्केट्स का विजिट कराएं ताकि डिफरेंट रेट्स भी पता चल सके। तो आज उस वक्त कहाँ मौजूद हैं, उनके पास रेट लिस्ट है, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सरकारी रेट लिस्ट में उतार चढ़ाव का सिलसिला तो जारी है ही, मगर ओपन मार्केट के जो रेट्स हैं उसने भी आवाम के लिए खासी मुश्किल बना दी है खरीदारी। चूँकि जो गिरा फरोशी है वो हर मार्केट में अपने रेट्स जो है वो यहाँ पर गिरा फरोशों ने लगाए होते हैं, तो आवाम के लिए खरीदारी खासी मुश्किल हो ही जाती है। खास तौर पर जो मौसमी सब्जियों की खरीदारी है वो बहुत मुश्किल होती जा रही है। सफ़ेद पोश तबके के लिए मौसमी सब्जियों से महसूस होना जो है वो एक बड़ा मरहला बनता जा रहा है। अगर हम आज की रेट लिस्ट ओपन मार्केट के रेट्स के हवाले से कुछ बात कर लें तो आलू दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत जो है वो 90 रुपए मुकर्रर है, लेकिन ओपन मार्केट में 150 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। प्याज दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत 135 है, ओपन मार्केट में 200 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 170 है, ओपन मार्केट में 220 तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 340 है, ओपन मार्केट में 400 से 450 के दरमियान जो है फरोख्त होता दिखाई दे रहा है। इसी तरह से लहसुन की सरकारी कीमत जो है वो 560 मुकर्रर है, ओपन मार्केट में 600 रुपए तक भी फरोख्त किया जा रहा है। मटर का सरकारी दाम जो है वो 160 है, ओपन मार्केट में 200 से 220 के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। बैंगन का सरकारी दाम 70 है, ओपन मार्केट में 100 से 110 के दरमियान फरोख्त हो रहा है। सब्ज मिर्च का सरकारी दाम 130 है, ओपन मार्केट में 150 से लेकर 170 के दरमियान फरोख्त की जा रही है। मुख्तलिफ सब्जियों के मुख्तलिफ रेट्स हैं, जो सरकारी दाम है वही जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। खास तौर पर जो मौसमी सब्जियां हैं उनके दाम बहुत तेजी से जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं रेट लिस्ट में। साथ ही फिर गिरा फरोशों ने जो आवाम के लिए खासी मुश्किल बना दी हुई है खरीदारी, वो एक बहुत बड़ी मुश्किल बनती जा रही है। रेट लिस्ट की जो रेगुलेशन है वो हमेशा की तरह जो है वो अभी भी आवाम के लिए एक बड़ा दर्द सर है। उनका यही कहना है कि तमाम बड़ी छोटी मार्केट्स में जो रेट्स का एक तजाद है वो बरकरार रहता है। कहीं पे जो है वो सस्ती सब्जी मिल जाती है, कहीं पे बहुत ही महंगी मिल रही होती है, तो कुछ दाम का पता नहीं चलता और हर बंदे को जो है वो सरकारी रेट लिस्ट का पता नहीं होता। तो जिस रेट लिस्ट में उनको जिस रेट में जो चीज़ मिल रही होती है वो उसी में खरीदारी कर लेते हैं। ये मुतालबा किया जाता है आवाम की जानिब से बार बार कि जो रेट लिस्ट जारी की जाती है, सरकारी रेट लिस्ट होती है, उसकी रेगुलेशन लाजिम बनाए ताकि हर मार्केट में एक ही दाम पे सब्जियां मिल रही हों, मसाला जात मुहैया हों और हर शख्स जो है वो खरीदारी के लिए उसके लिए जो खरीदारी है वो आसान हो सके। जी थैंक यू सो मच जी, आपने हमें रेट लिस्ट बता दी। सो ये आपके साथ सिर्फ शेयर करने का मकसद ज़रूरी नहीं कि आप अपने घर से जब बाहर निकलें अपने करीबी मार्केट में जाएं तो सेम रेट हो, क्योंकि यही तो अनफॉर्चुनेटली इशू है कि हर जगह पर रेट अलहदा से होते हैं। सो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से भी हम यही रिक्वेस्ट बार बार करते हैं कि आप अपने रेट पर सिर्फ अमल करा लें। शहर की पूरी मार्केटों में एक रेट जो है वो, और बाकी जहाँ तक रह गई वो रेडी बाज़ार, वहाँ से भी अगर आप रेट लें तो डिफरेंट हर मार्केट का रेट है। सो वहाँ पर जो है इंतज़ामिया की रेट नज़र आनी चाहिए और लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, यही लोग हर रोज़ मुतालिबा करते हैं। सेकेंडली एक जो बड़ा इशू आता है वो क्वालिटी के हवाले से आता है कि जहाँ कहीं रेट पे अमल हो रहा होता है वहाँ क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा होता है। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हम आपके मसाइल ज़रूर हुकाम बाला तक पहुँचाते रहें, इश्यूज़ हाईलाइट करते रहें, बाकी हल करने वाले अगर इस पर नज़रसानी करें, थोड़ा सा करम अवाम पर भी कर दें तो हेल्प हो सकती है। जी इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा है। फीडबैक ज़रूर दीजिए, सजेशन ज़रूर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।